जयंत जी भी हैं। नमस्कार जयंत जी। नमस्ते। आज 23 सितंबर है और हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि 23 सितंबर 1908 में प्रख्यात महाकवि और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार के एक छोटे से गांव में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो गांव समाज में जो लड़के पैदा होते हैं उनका जीवन संघर्ष, गरीबी और आदर्श इन्हीं त्रिकोण पर निर्मित होता है। तो दिनकर जी का भी जीवन इन्हीं त्रिकोण पर निर्मित हुआ था। आज के दिनों से हमसे परिचित है। उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल यूट्यूब पर और प्रिंट में बहुत सारी जगह मिल जाएगी, तो उसको दोहराने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। इस कार्यक्रम के असली जो प्रेरणा स्रोत हैं हम लोग के सामने हम लोग के बड़े भाई प्रोफेसर M.K. सिंह, जो देश के एक प्रख्यात नेत्र चिकित्सक हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये नेत्र चिकित्सक हैं, इनकी नेत्रों में दिनकर की ज्योत बचपन से ही समा गई थी। रामचरितमानस और दिनकर की ज्योत समा गई थी। तो प्राय आप जो है रामचरितमानस, गांधी और दिनकर का जिक्र किया करते हैं। उनकी कलम में चर्चा कर रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि तुलसीदास से क्षमा याचना करते हैं कि स्वांतः सुखाय दिनकर गाथा। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम का नाम वैसे ही रखा था, मतलब मौखिक तौर पर। ऐसे तो जो कार्यक्रम का नाम है दिनकर की कविता विविध आया, और मौज में हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, तो ये हो रहा था कि नहीं, ये स्वांतः सुखाय दिनकर गाथा वाकई में इस कार्यक्रम का नाम रखा जाना चाहिए था। हम लोग के सामने कुलपति जी हैं। कुलपति जी का नाम भी कृष्ण कुमार सिंह है। और हम लोग जानते हैं कि जो गीता के व्याख्याकार हैं या गीता के जो रचनाकार हैं वो भी कृष्ण भगवान थे ही। तो कृष्ण जी ने कई एक बातें अच्छी कही। उसमें उन्होंने कहा कि वो वृक्षों में पीपल है और समासों में द्वंद है। तो जो समासों में द्वंद उन्होंने अपने को कहा है, वैसा ही दिनकर जी लगता है कि या तो उनसे या स्वतः प्रेरणा जो भी हो, वो भी जीवन भर द्वंद समास में ही रहे। उन्होंने खुद लिखा भी है कि जवानी भर दिनकर और जवानी भर रविंद्र और इकबाल के बीच में झटका खाते रहे, जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच झटका खाते रहे। और अंत में वो लिखते हैं कि जो उनकी कविता का जो रंग है वह उजला और लाल को गुणा करने से बनता है। तो वहां भी द्वंद्व समास देखेंगे, उससे उनकी कविता का रंग है। और उनका मानना है कि शायद भारतवर्ष के व्यक्तित्व का भी यही रंग होगा। तो मैं बस इतना सही दिनकर जी को याद करते हुए मैं आग्रह करूंगा आज के मुख्य वक्ता और विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह जी से कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय कुलपति जी। शांति और शांति अहिंसा अध्ययन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक बंधुवर मनोज भाई जी, श्रोता दर्शक के रूप में अपने अपने स्थानों से जुड़े हुए अत्यंत प्रबुद्ध जन, जिनमें आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी हैं, डॉक्टर रमाकांत राय जी हैं, डॉक्टर परमेश्वर नाथ राय जी और डॉक्टर जयंत उपाध्याय, और मैं नहीं देख पा रहा हूँ डॉक्टर कैलाश झा, और तमाम मित्र लोग हैं। तमाम सुधी जनों को मैं अपना नमस्कार निवेदित करता हूँ। और दिनकर की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले मैं राष्ट्र कवि दिनकर के स्मृति को सादर नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, और उनके संदर्भ में, उनके काव्य के संदर्भ में कुछ बातों की चर्चा मैं आप सबके सम्मुख करना चाहता हूँ। दिनकर जी के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ, उनकी कविता के आयामों, उनकी कविता के विभिन्न रंगों के बारे में जब सोचता हूँ, तो मुझे निदा फाजली की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, देख ना हो जब भी कई बार देखिए। हर आदमी में 10-20 आदमी होते हैं, हर कवि में 10-20 कवि होते हैं, लेकिन दिनकर के बारे में अगर कहा जाए तो 10-20 का कुछ और कवि होंगे, उनमें संख्या बेहिसाब है। दिनकर की कविता में साहित्य का, कविता का, संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, समाज का
दर्शन का ऐसा कोई रंग नहीं है जो नहीं दिखता है, वह भरपूर मिलता है दिनकर की कविता में। और मुझे लगता है कि दिनकर की कविता में जो सौंदर्य है, उसमें जो वैविध्य है, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उन विभिन्न आयामों पर हमको कभी कभी दृष्टि डाल लेनी चाहिए। एक कार्यक्रम की सीमा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कविता के कुछ आयामों के संदर्भ में अपनी बातें मैं रखूं। तो भाई मनोज कुमार राय जी बहुत ठीक कह रहे थे, द्वंद्व समाज की चर्चा उन्होंने की, मार्क्स, गांधी और इकबाल और रविंद्रनाथ, इन सब का बहुत गहरा प्रभाव है। और मित्रों, जब मैं दिनकर के बारे में सोचता हूं तो मुझे टी.एस. इलियट की एक विख्यात सूक्ति याद आती है, जहां वो कहते हैं कि कवि अपनी परंपरा से बहुत कुछ लेता है और परंपरा से इतना कुछ अर्जित करता है कि वह उसे अपनी कविता में ढालकर उपस्थित करता है, लेकिन संदर्भ उसके नए होते हैं। उसकी मांस मज्जा की रचना में परंपरा का हाथ होता है, लेकिन उसकी जो रीढ़ तैयार होती है वह अपने जमाने की ठोस वास्तविकता के बीच तैयार होती है। दिनकर जी की एक कविता है जिसका शीर्षक ही है परंपरा। उस कविता में वो कहते हैं, कलमें लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ। कलमें, जाहिर है कि हम लोग लगाते हैं, जो कलम पौधे लगाते हैं, कलमें लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे और यह बात याद रहे कि परंपरा चीनी नहीं मधु है। दिनकर की यह कविता अत्यंत प्रिय है मुझे। परंपरा चीनी नहीं मधु है। देखिए कितने महत्वपूर्ण ढंग से, कितनी व्यंजना का उपयोग करके दिनकर ने अपनी बात कह दी, परंपरा को समझा दिया, परंपरा की क्या ताकत है यह समझा दिया, परंपरा का स्वरूप क्या है यह हमको आसानी से बतला दिया। चीनी नहीं मधु है, मधु की मिठास, मधु की रचना हजार स्रोतों से होती है, पता नहीं हमको, खाने वाले को, उसका स्वाद लेने वाले को रत्ती भर पता नहीं चलता कि उसके स्वाद में किन किन फूलों का अवदान है। कहीं कोई आभास नहीं मिलता है कि उसमें सरसों की सुगंध शामिल है, कि लीची की सुगंध शामिल है, कि आम के बोरों की सुगंध शामिल है। कहीं कुछ नहीं पता है हमको। हजार स्रोतों से आई हुई वह चीज है, वह मधु के रूप में सामने आती है। दिनकर कहते हैं कि ये परंपरा चीनी नहीं मधु है। और उसी कविता में आगे कहते हैं कि वह न तो हिंदू है न मुस्लिम है, न द्रविड़ है न आर्य है, न परंपरा का हर प्रहरी पुरी का शंकराचार्य है। परंपरा की समझ को कितने ढंग से हमारे बीच, हमारे मानस में वो स्थापित करते हैं यह मित्रों बहुत महत्वपूर्ण मुझे संकेत लगता है। रविंद्रनाथ दिनकर के सर्वाधिक प्रिय कवियों में थे। उनकी कविता में रविंद्रनाथ की झलक बार बार आती है, दिखाई पड़ती है। परंपरा झांकती है और उनकी परंपरा में अगर बुद्ध झांकते हैं, महावीर झांकते हैं, सूर, कबीर, तुलसी, नानक कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, अवश्यमेव दिखाई पड़ते हैं, तो रविंद्रनाथ की झलक तो अक्सर मिलती है, इकबाल की झलक अक्सर मिलती है। रविंद्रनाथ की एक कविता है भारत तीर्थ। उस कविता का आरंभ ही होता है, हे मोर चित्त पुण्य तीर्थे जागो रे धीरे, एई भारतेर महामानवेर सागर तीरे। अपने चित्त को जगाते हुए कवि कहता है कि तुम जगो, किसके सामने जगो? तो महामानवों के समुद्र के किनारे तुम जगो। तुम्हारे सामने महामानवों का समुद्र लहरा रहा है। महामानव समुद्र क्या है? महामानव समुद्र भारतवर्ष है मित्रों। इसकी जाने किनका किनका योगदान है
ठिकाना नहीं है। भारत भूमि भारतीय संस्कृति की रचना पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आलोक दिनकर इस कविता में फेंकते हैं और हमारे पथ को आलोकित करते हैं। दिनकर ने अपनी एक कविता में कहा है, भारत के संदर्भ में कविता, वो भारत को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और हम सब लोगों का प्रयास होता है कि हम भारत को समझें। भारत को नहीं समझेंगे, इसकी भूमि को नहीं समझेंगे, इसके लोगों को नहीं समझेंगे तो हम दूसरों को क्या समझा पाएंगे। संस्कृति को समझना जरूरी है। समझने का प्रयास करते हुए बहुत मुश्किल में पड़ते हैं। द्वंद्व जिसकी चर्चा मनोज जी कर रहे थे, द्वंद्व, और द्वंद्व में कोई भी बड़ा कवि द्वंद्व में रहता है, हमेशा द्वंद्व में रहता है। बड़े से बड़े विचारक द्वंद्व में रहते हैं। दिनकर ने एक कविता लिखी थी महात्मा गांधी को लेकर 1940 के आसपास। गांधी जी जब चिंतन कर रहे थे, कई चीजों की एक धारा इधर से खींच रही थी, दूसरी धारा उधर से खींच रही थी, तीसरी धारा उधर से, वो स्वयं द्वंद्वग्रस्त होते थे। दिनकर ने कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने गांधी को संबोधित करते कहा था, हे द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, द्विधाग्रस्त शार्दूल, ऐसा सिंह जो दुविधा में घिर गया है। दुविधा में कोई भी घिरता है मित्रों, तो मैं समझता हूं कि दिनकर भी घिरते हैं और अक्सर घिरते हैं। वे कहते हैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। सवाल है, किसको नमन करूं, तुझको या तेरे नदीस गिरवन को नमन करूं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। यह दुविधा है। लेकिन फिर वह कवि ही का क्या जो केवल दुविधा को अभिव्यक्त करके रह जाए, अपने स्तर से, अपने ढंग से वह समाधान की कोशिश करता है, समाधान की दिशाओं की तलाश करता है। दिनकर समाधान की दिशाओं की तलाश करते हुए कहते हैं कि भारत नहीं स्थान का वाचक, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। भारत की संस्कृति अपने साथ कितने विविध आयामों को समेटे हुए है, कितनी बड़ी सोच, कितनी व्यापक सोच इसकी है मित्रों, यह संकेत करते हैं दिनकर। यह शील, भारतीयता शील में है, भारतीयता चरित्र में है, और भारतीयता को इसके अलावा क्या अगर हम है तो वह प्रयास बहुत सार्थक नहीं माना जाएगा। इस शील में भारतीयता की तलाश की जानी चाहिए। दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद मित्र कहता है, आनुभद्रा। आप देखिए वो कितनी बड़ी प्रार्थना है, कितनी ऊंची प्रार्थना है कि हर तरह के विचारों का हमको सम्मान करना है। गांधी जी यही कहते थे कि दुनिया की हर जगह से हवा को आने दें, चारों दिशाओं से हवा को आने दें। किसी क्षेत्र की हवा हो वह हमारे शरीर को स्पर्श जरूर करे, लेकिन हमें ध्यान यह रखना है कि हमारे पांव अपनी मिट्टी में जरूर दृढ़ता से जमे रहें। चारों तरफ से हवाएं आए, लेकिन उसमें हमारी भीत भरभरा कर गिर न जाए, हमको उड़ा न ले जाए। पश्चिम की आंधी में बहुत दिनों से हम उड़ रहे हैं। दिनकर ऐसे कवि हैं जो पश्चिम की आंधी में उड़ नहीं गए। उन्हीं के समकालीन बहुत सारे ऐसे कवि थे हिंदी कविता जगत में जो बहुत प्रतिष्ठित हुए। वे लोग पश्चिम की आंधी में उड़ रहे थे। नाम लेने की बहुत जरूरत नहीं है। प्रगतिवादी धारा जो हिंदी की है उससे संबद्ध ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो केवल पश्चिम की धारा से सब कुछ ग्रहण कर रहे थे और उसी आंधी में उड़ने लगे थे। दिनकर कभी नहीं उड़ते हैं। दिनकर अपनी जमीन को हमेशा ध्यान में रखते हैं और अपने लोगों को ध्यान में रखते हैं, अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हैं, अपने समाज को ध्यान में रखते हैं, और ऐसे समाज को ध्यान में रखते हैं मित्रों जो भूखा है, नंगा है, जिसमें किसान है, जिसमें मजदूर हैं,
जिसमें लड़ने वाले लोग हैं, जिसमें कि आजादी की खुली हवा में सांस लेने को बेचैन और संघर्ष के पथ पर निकल जाने वाले युवक हैं, ऐसे तमाम लोगों पर उनकी निगाह बनी हुई है और इन सब को वे अपने ध्यान में रखते हैं। दिनकर जब कहते हैं मित्रों, बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, उनकी कविता है, उसका शीर्षक है स्वप्न और सत्य। बड़ी कविता का लक्षण क्या है? वे मानते हैं कि बड़ी कविता कि जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। आप देखिए कि दिनकर की इस कविता की रचना में गांधी का व्यक्तित्व समाया हुआ, विवेकानंद का चिंतन समाया हुआ है। बड़ा कौन है? जो जिंदगी भर काम करता है वह बड़ा है। गांधी उनके सामने, विवेकानंद उनके सामने है, उनके सामने हमारी पूरी ऋषि परंपरा खड़ी है, जो श्रम से आंखें चुराने को महत्व नहीं देती है, जो श्रम में रह करके जिंदगी के सवालों से जूझने को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। दिनकर की कविता जिंदगी के सवालों से आंखें बंद कर आराम कुर्सी पर बैठने की राह नहीं दिखाती है, वह जिंदगी से हमेशा जूझ कर उस पर उन संघर्षों के रास्ते से निकलकर अपनी मंजिल की तलाश करने पर बल देती है। पसीने के जल में जब ज्ञान स्नान करता है, नयन शुद्ध होते दर्शन की रीढ़ सुधर जाती है। दर्शन की रीढ़ तभी मजबूत होती है जब पसीने से उसका संबंध होता है। पसीने से संबंध आप ध्यान में रखिए मित्रों। दिनकर गांव में पैदा हुए थे, बहुत गहरा अनुभव था उनको, गांव के जीवन का बहुत गहरा अनुभव था और उन्होंने गांव के जीवन को अपनी कविता में बहुत ही ढंग से अभिव्यक्त किया है। गांव की परेशानियों को उन्होंने ढंग से वाणी दी है। आप देखें दिनकर का एक संग्रह रेणुका, उस संग्रह में एक कविता है जिसका नाम है कविता की पुकार, शीर्षक है कविता की पुकार। वहां वर्षा के समय, वर्षा के काल में धान की रोपनी के समय जो खेतों का सौंदर्य है, कवि उसका अंकन करता है। किन शब्दों में करता है आप देखिए कविता की पुकार शीर्षक कविता में, कवि आषाढ़ की इस रिमझिम में धन खेतों में जाने दो, कृषक सुंदरी के स्वर में अटपटे गीत कुछ गाने दो, रोऊंगी खलिहानों में खेतों में तो हर्षाने दो। आप देखिए कविता की पुकार में कविता की क्या आकांक्षा है। आषाढ़ की इस रिमझिम में खेतों में जाना चाहती है कविता। मेड़ पर बैठकर वह धान की रोपनी, उस सौंदर्य को देखना चाहती है जो जीवन का सौंदर्य है, और वहां से अपने लिए बहुत कुछ ग्रहण करना चाहती है। मित्रों, मैं समझता हूं कि दिनकर यहाँ एक बहुत ही ढंग से संकेत कर देते हैं जो सचमुच का यथार्थ है, भारतीय किसानों के जीवन का यथार्थ है। कविता कह रही है कि रोऊंगी खलिहानों में खेतों में तो हर्षाने दो। धान की बालियां हर्षाती हैं। आप देखिए, आप में से अधिकांश लोगों का संबंध गांव से है। धान की बालियां, गेहूं की बालियां आपने देखी हैं, आपने उनको झूमते हुए देखा है। फसलें झूमती हैं, इतरा रही हैं, वो खेतों में लहरा रही हैं, लेकिन उन पर संकट आ सकता है। संकट खेतों में नहीं आएगा, संकट आएगा जब वे फसलें कट कर बोझ के रूप में खलिहानों में पहुंचेंगी। खलिहान में जब फसल तैयार होगी और जब अनाज का ढेर लगेगा तो एक तरफ से कोई साहू पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ से कोई दूसरा महाजन पहुंच जाएगा, तीसरी तरफ से कोई अन्य महाजन पहुंचेगा और किसान के घर में उस ढेर में से, अनाज के ढेर में से कितना अनाज पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मित्रों, आप
प्रेमचंद की कहानियों को देखिए। प्रेमचंद की कहानियां बहुत विस्तार से, बहुत ही मार्मिक ढंग से इस यथार्थ को सामने रखती हैं। उनके गोदान को देखिए आप, कर्म भूमि को देखिए, उनमें ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं जहां किसानों की स्थिति की, उनकी विपन्न अवस्था की बहुत ही मार्मिक तस्वीर अंकित है। दिनकर इस कविता में कितने ढंग से संकेत कर देते हैं, व्यंजना से बता देते हैं कि खेतों में तो ठीक है, लेकिन ये जो फसल लहरा रही है, वह लहराती हुई फसल, उसका पूरा फल किसान के घर में नहीं पहुंचेगा। वह पूरी संभावना है कि खलिहान से ही लूट लिया जाएगा, उस धन को लूट लिया जाएगा। यह आप देखिए कि कविता में किस तरह से मोड़ ला करके दिनकर अपनी बात कहते हैं। हर शाम एक वेदना नहीं, गांव के जीवन का यथार्थ चित्रित करते हुए दिनकर कहते हैं कि कैसा यथार्थ है उनके जीवन में, जो विपन्नता है, जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, वह किस रूप में है, वह अपने ढंग से देखकर कहते हैं हर शाम एक वेदना नहीं। रात में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, क्या बनेगा, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, तेल है कि नहीं, यहाँ तक कि मिट्टी का दिया भी जलने की स्थिति में है कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। मित्र, गांव के जीवन का यह यथार्थ, गांव के किसानों के जीवन का यह यथार्थ दिनकर की आंखों के सामने बराबर नाचता रहता है और वे बहुत पीड़ित होकर लिखते हैं, हर शाम एक वेदना नहीं, हर सुबह सवाल नया देखा, दो घड़ी नहीं आराम कहीं, मैंने जा जा घर घर देखा। घर घर का यथार्थ था वो आजादी के पहले का हिंदुस्तान। आज बहुत दूर तक स्थिति बदली हुई है, लेकिन हम नहीं भूले मित्रों कि दिनकर ने जिस गांव में जन्म लिया था वह अभावग्रस्त गांव था। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था बहुत ही सामान्य दर्जे का वह परिवार था, निम्न मध्य वर्ग का वह परिवार, बहुत थोड़े से खेत, बहुत अभाव में जिंदगी बीती थी। दिनकर जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनके जीवन प्रसंगों में पढ़ा होगा कि मोकामा घाट को अगर पार करना पड़ता था तो बालू पर चढ़ना पड़ता था, उसके बाद फिर कहीं नाव लेते थे, नाव से उस पार जाते थे और बालू पर चलते हुए अगल बगल में बरगद के पेड़ों से बरगद के पत्ते तोड़ लेते थे। बड़े बड़े बरगद के पत्तों को अपने बांध कर, तलवे से बांध करके तपती हुई रेत को पार कर दिनकर स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। इस तरह के अभावग्रस्त जीवन को जिसने देखा था, उसकी कविता में जो द्रव्य आता है, काव्य द्रव्य आता है, उस काव्य द्रव्य की रचना में भारत का जो सामाजिक जीवन था, जो आर्थिक जीवन था, जो गांवों का, खास तौर से गांवों का जीवन था, उसके जो यथार्थ थे, उस यथार्थ की बड़ी गहरी भूमिका मित्रों है उनकी कविता की रचने में। मैं समझता हूं कि दिनकर की कविता को समझने के जितने प्रयास किए जाए कम है। आप देखिए कि एक तरफ उनकी निगाह में विपथगा है, क्रांति धर्मिता है, क्रांति की ऐसी ऐसी कविताएं दिनकर जी ने लिखी हैं, ठिकाना नहीं, आप उनकी संख्या याद नहीं रह पाएंगे। झन 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 जन जनन जनन, विपथगा जैसी कविता लिखते हैं। पायल की पहली झनक विश्व में कोलाहल छा जाता है, बढ़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है। यह जरूरत थी उपनिवेशवाद से संघर्ष करते हुए भारतीय समाज में, वह जरूरत कवि अपनी कविता में रेखांकित करता, बता देता है हमको कि आज सचमुच क्रांति की जरूरत है। बढ़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है। यह दिनकर कहते हैं क्रांति की ऐसी भूमिका की जरूरत, साम्राज्यवाद से, ब्रितानी साम्राज्यवाद से संघर्ष करते हुए दौर में दिनकर महसूस करते हैं और अपनी कविता के माध्यम से जनता के जीवन में वह ओज पैदा करना चाहते हैं, जिस ओज के बिना भारतीय संग्राम, जो स्वतंत्रता का संग्राम था आजादी के पहले, उसको नई धार अपने ढंग से देने की कोशिश करते हैं। उनका गांधी में विश्वास था,
बुद्ध की जीवन शैली, उनके दर्शन में गहरा विश्वास था, लेकिन हिमालय शीर्षक कविता में वो किस तरह से याद करते हैं मित्रों, अपनी परंपरा को याद करते हैं और परंपरा में से किस चीज को अपने लिए उपयोगी मानते हैं आप देख लीजिए। रे रोक युधिष्ठिर को नया, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। अर्जुन और भीम की जरूरत, अर्जुन और भीम की सार्थकता, उनके अस्तित्व की सार्थकता को नवीन संदर्भों में, आजादी के उस दौर में, आजादी के लिए तड़पते हुए, देश आजादी के लिए संघर्ष करते हुए, प्राणपण से जूझते हुए उस दौर में दिनकर महसूस करते हैं और बताते हैं कि हमको संघर्ष पथ पर डटे रहने की जरूरत है। अगर हम भाग जाएंगे, जीवन से हम पलायन कर जाएंगे, तो हम अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मित्रों, मैं समझता हूं कि दिनकर को जब हम याद करते हैं तो एक इस तरह की कविताएं हैं जहां कि हम उन्हें बहुत ही जोशीले स्वर में बात करते हुए देखते हैं, जहां लगता है कि क्रांति की चिंगारियां निकल रही हैं कविता से। एक इस तरह की कविता है। तो दूसरी तरह की कविता वह भी है जो उर्वशी में अभिव्यक्त होती है। उर्वशी में, जिसको कहा गया कि वह काम की कविता है, लेकिन काम की कविता नहीं है, वह अध्यात्म की कविता है। इन दोनों को मिला करके आलोचकों ने उसे कामाध्यात्म की कविता है कहा है। लेकिन दिनकर को समझने के लिए मुझे लगता है कि केवल उर्वशी से काम नहीं चलेगा, केवल रश्मि रथी को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, केवल हुंकार के वो कवि नहीं है, केवल रेणुका के कवि नहीं है। दिनकर इन सब के कवि हैं और इन सब कविताओं में जितनी तरह के रंग हैं, वे सारे के सारे रंग उनकी कविता में बहुत ही ढंग से उपस्थित हुए हैं। दिनकर जी ने जब कविता के क्षेत्र में आंखें खोली थी, तो उस दौर में हिंदी में छायावाद का डंका बज रहा था। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा की कविताओं ने धूम मचा रखी थी। उस समय ऐसे दौर में दिनकर अपने लिए एक नए रास्ते की तलाश करते हैं। उनकी कविताओं से अलग एक भिन्न रास्ते की तलाश करते हैं और उस तलाश में उनको पूरी सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी कविता की यात्रा को जब भी हम देखते हैं तो पाते हैं कि दिनकर में वह चीज साफ साफ दिखाई पड़ती है जिस चीज को हम देखना चाहते हैं, कविता में देखना चाहते हैं। मित्रों, कवि में हम उसके युग को देखना चाहते हैं, उसके समाज को देखना चाहते हैं, उसके मानस की रचना में जिस समाज के यथार्थ का योगदान रहा है उसको हम देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। मुझे लगता है कि दिनकर की कविता में यह पर्याप्त रूप से मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। दिनकर की कविता इस बात की साक्षी है कि किसी समाज को, कवि को कैसे देखना चाहिए। इस मंडली में जो बाहर से जुड़े हुए हैं लोग, इसमें डॉक्टर सिंह जैसे आंखों के बड़े चिकित्सक भी शामिल हैं। जब मैं सोचता हूं कि दिनकर की कविता के न जाने कितने तरह के प्रेमी मौजूद हैं आज, मित्रों, यह कहने की जरूरत नहीं है। एक सर्वेक्षण हुआ था हाल में ही, जहां ये पाया गया था कि आज भी दिनकर की कविताओं के पाठक हिंदी में सबसे अधिक हैं। अगर किसी कवि को सर्वाधिक रॉयल्टी के पैसे मिलते हैं हिंदी में, तो वह दिनकर है। लाखों रुपये उनके परिवार के लोगों ने साक्षी दी, इसकी साक्षी है, वो प्रमाण है।
उन्होंने बताया कि इतने लाख रुपए हमको हर साल मिलते हैं। कौन सी चीज है जो दिनकर की कविता को इस रूप में आज भी जीवंत बनाए हुए, आज भी प्राणवंत बनाए हुए है? चाहे रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल हो या गली नुक्कड़ पर की कोई दुकान हो किताबों की, दिनकर की कोई न कोई काव्य पुस्तक अवश्य वहां मिल जाती है आपको। क्या कारण है? आपको रश्मि रथी के पाठकों की संख्या बेहिसाब मिलेगी। रश्मि रथी पूरी की पूरी याद हो जिसको, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको। कुरुक्षेत्र के पाठक मौजूद हैं और पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र को याद करने वाले मौजूद हैं। आप यहां तक देख रहे हैं मित्रों कि एकदम जो आजकल के जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए साधन हैं, उन टेक्नोलॉजी के साधनों का इस्तेमाल करके दिनकर की कविता का पाठ करके अच्छी खासी कमाई करने वाले भी लोग मौजूद हैं। दिनकर की प्रासंगिकता को इन सभी संदर्भों में तलाशा जाना चाहिए। कौन सी चीज है कि 21वीं शताब्दी के इस दौर में भी, जबकि भूमंडलीकरण को आरंभ हुए, भूमंडलीकरण के इस चरण के आरंभ हुए कम से कम 3 दशक बीत चुके हैं। चौथे दशक में 90 से आरंभ हुआ, अगर भूमंडलीकरण का यह दौर माना जाता है तो चौथा दशक उसका चल रहा है। ऐसे समय में भी दिनकर मौजूद हैं और मौजूद ही नहीं, अपनी प्रासंगिकता और अपनी सार्थकता को बराबर बरकरार रखे हुए हैं। लिखित शब्दों की महत्ता लगातार कम होती जा रही है, आजकल ऐसा माना जा रहा है। प्रकाशित शब्दों में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। इस दौर में बहुत सारे सर्वेक्षणों में इस तरह के नतीजे सामने आते हैं, उभर कर आए हैं। इस दौर में भी दिनकर बने हुए हैं। यह कौन सी चीज है? दिनकर की कविता के वो कौन से रंग हैं जो हमको बारंबार आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं? इन सवालों पर हमको जरूर चिंतन करना चाहिए। जागरण का यह वैतालिक है जो जागरण का गान सुनाता है, मैं विभा पुत्र जागरण गान है मेरा, मैं विभा का पुत्र हूं, सूर्य के पुत्र है दिनकर, हम जानते हैं, आप कहने की जरूरत नहीं है। और यह भी आप जानते हैं मित्रों कि दिनकर की कविता रश्मि रथी में आकर अपने नए रंग में सामने आती है। आप देखिए, दिनकर की रश्मि रथी का आरंभ जिन पंक्तियों से होता है, वे पंक्तियां एक तरह का मंगलाचरण है। वो मंगलाचरण है मित्रों। वो मंगलाचरण में क्या कहते हैं दिनकर, आप देख लीजिए, नए ढंग का मंगलाचरण है वह। खड़ी बोली हिंदी कविता का मंगलाचरण। वो क्या है मंगलाचरण? देखिए आप, आरंभ होती है रश्मि रथी, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन, तेज को बल को। जिस नर में भी बसे, आप देखिए कि तमाम सारे फंदों को एक झटके में तोड़ दिया कवि ने। जाति, वर्ण, कुल, धर्म, क्षेत्र, तमाम जो संकीर्णताएं हैं हमारे हजारों हजार वर्षों जो संकीर्णताएं हमारे समाज में बनी रही हैं, हमारे मानस में बनी रही हैं, जिन संकीर्णताओं के कारण व्यक्तित्व की महिमा को हम नहीं पहचान पाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति में जो आग है, उस आग को हम ठीक से प्रज्वलित नहीं होने देते हैं, उसको एक झटके में कवि खारिज कर देता है। ये आधुनिक दिनकर है। दिनकर के मुंह से आधुनिकता निकल रही है, आधुनिक स्वर है मित्रों। जय हो जग में जले जहां भी, अब संपूर्ण जग उसके दिमाग में है, भारत नहीं है, केवल भारत का एक कोना नहीं है, संपूर्ण दुनिया उसके दिमाग में है। और रश्मि रथी का आरंभ इतने बड़े मंगलाचरण से हो रहा है। आप याद कीजिए अपने यहाँ का मंगलाचरण, सचमुच जो हमारे वैदिक साहित्य में, औपनिषदिक साहित्य में जो मंगलाचरण है, जहां सबके कल्याण की कामना है, किसी एक क्षेत्र, किसी एक धर्म, किसी एक जाति वर्ण के कल्याण की कामना नहीं है। इनका स्वर अपनी परंपरा के उस स्वर से मिला हुआ है, उससे अपना रस ग्रहण करता है, उससे ताकत ग्रहण कर रहा है। आप देखिए पंक्तियां, जय जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन, तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, चाहे जिस डाली पर खिले जंगल में फूल, वह
नमन करने योग्य है। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। सुधि लोग, जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, विवेकवान लोग हैं, वे खोजते, मूल नहीं खोजते हैं गुणों का, वो आदि की तलाश में नहीं जाते हैं, वह उसको देखते हैं जो सामने दिखाई पड़ता है। आप देख लीजिए, कर्ण के व्यक्तित्व के बारे में यह काव्य लिखा गया है, व्यक्तित्व की महिमा को प्रतिष्ठित करता है। और भारतीय साहित्य में, भारत की समस्त आधुनिक साहित्यों में सबसे आरंभिक रचना है रश्मिरथी, जिसने कि कर्ण के चरित्र को बहुत ही ढंग से, आधुनिक ढंग से, आधुनिक परिवेश में कर्ण के चरित्र को बहुत ही ढंग से धो पोंछ करके, संवार करके इस रूप में बना दिया, इतना बड़ा बना दिया है कि बाद के भारतीय भाषाओं के तमाम साहित्य में दिनकर की इस रचना से प्रेरित होकर ढेर सारी रचनाएं सामने आई हैं। शिवाजी सावंत का महान उपन्यास मराठी में लिखा गया, जो कर्ण के चरित्र पर केंद्रित है, न जाने कितनी भाषाओं में लिखा गया, हिंदी में उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कर्ण के चरित्र को केंद्र में रखकर लिखा। तमाम भारतीय भाषाओं को प्रेरित किया दिनकर की इस रचना ने, रश्मिरथी की रचना ने प्रेरित किया, जिसका मंगलाचरण यह है। और कर्ण का चरित्र इतने महिमावान रूप से उसमें उभर कर सामने आता है। मित्रों, मैं समझता हूं कि कर्ण के साथ जो ट्रीटमेंट किया दिनकर ने, जिस तरह का सलूक दिनकर ने किया, उसी तरह का सलूक उनके चरित्र के साथ होना चाहिए था। वह पहले नहीं हुआ, लेकिन कवि का काम है अपनी परंपरा के ऐसे तत्वों की तलाश करना, ऐसे चरित्रों की तलाश करना जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया है। उसी तरह का प्रयास मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नामक काव्य में किया था। यशोधरा के साथ उन्होंने यह प्रयोग किया था और उनके चरित्र को बहुत उज्जवल बनाकर प्रस्तुत किया था। उसी तरह का प्रयास मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में किया था, जिसमें कि इतिहास में भूली और भूल गई या बिसरा दी गई उर्मिला को नवीन संदर्भों में उपस्थित किया है। इन सभी रचनाओं में दिनकर पर आधुनिकता का प्रभाव है। आधुनिकता कहती है मित्रों कि किसी का महत्व किसी वर्ण, किसी जाति, किसी कुल में पैदा होने से नहीं होता है, उसके अपने व्यक्तित्व से उसकी महिमा होती, उसके अपने कर्म से। गांधी इसकी सबसे जीवंत मिसाल थे मित्रों। भारत की भूमि पर इस तरह के रत्न हमेशा होते आए हैं, जिनको भारत की धरती ने नमन किया है और जिनको अपने मन प्राण में बसाकर बराबर भारतीय लोग रखते हैं। दिनकर ने इस तरह से अपनी कविता को बहुत ही परंपरा भुक्त बनाकर रखा है, परंपरा मुक्त बनाकर नहीं रखा है। रूढ़ियों से मुक्ति उनकी कविता को जरूर मिली है, लेकिन परंपरा से उनकी कविता जुड़ी हुई रही है। परंपरा से ताकत वह ग्रहण करती है, जैसा कि मैंने आरंभ में ही परंपरा शीर्षक उनकी कविता के उदाहरण से अपनी बात रखी। आप देखिए कि दिनकर क्या सोच रहे हैं। ज्ञान की आराधना दिन का शयन है। दिनकर कहते हैं, ज्ञान की सीमा बताते हुए कविता में कह रहे हैं, ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, क्लेश से निस्तार केवल कर्म से है, दर्शनों से सिद्धियां किसको मिली हैं, जीव का उद्धार केवल धर्म से है, केवल दर्शन से सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए गांधी कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। जीवन मतलब कर्म। तो भारत की भूमि में कर्म की महिमा का गान हजारों हजार वर्षों से होता आया है, और उस कर्म की महिमा, उस पसीने की महिमा को आधुनिक युग में दिनकर ने बहुत ही ढंग से स्थापित किया है। और घूम फिर करके जब यह इस तरह की बात लिखते हैं दिनकर, तो उनके सामने
महात्मा गांधी का चित्र आ जाता है। दिनकर लिखते हैं महात्मा गांधी के बारे में, संसार पूजता जिन्हें तिलक, रोली फूलों के हारों से मैं उन्हें पूजता आया हूं बापू अब तक अंगारों से। पर तू इन सब से परे देख, तुझको अंगार लजाते हैं, मेरे उज्ज्वलित ज्वलित गीत सामने नहीं हो पाते हैं। पर तू इन सब से भिन्न ज्योति, जेता जेता से महियान, कूटस्थ पुरुष तेरा आसन, सबसे ऊंचा सबसे महान। दिनकर अपनी कविता में जिस स्वर को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं और मानता हूं कि वे सारे स्वर किसी न किसी रूप में हमारी धरती से ही उपजे हुए हैं। उनकी वीणा के तार झंकृति अगर होते हैं, झंकृति पाते हैं, तो इसी मिट्टी के आस्वाद की खनक उनमें दिखाई पड़ती है। उनका जो संगीत है, उसकी जो मधुरिमा है, वह इस मिट्टी से ही उपजी हुई है। दिनकर के बारे में आप जितना सोचें कम लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे राम के बारे में तुलसी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो दिनकर की कविता में अगर आप प्रेम खोजने चले तो ठिकाना नहीं है किस तरह के प्रेम का भाव है। कविता ऊंचाई प्राप्त करती है अनेक स्थलों पर। जिन जिन चीजों से कविता का जन्म होता है, जिन जिन चीजों से कविता को रीढ़ प्राप्त होती है, वे सारी चीजें दिनकर के यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि उनका भाव लोक बहुत समृद्ध है, उनका अनुभव लोक बहुत समृद्ध है, उनका अनुभव लोक इतना व्यापक है। जैसा मैंने निवेदन किया, वो गांव, मेरे गांव के जीवन यथार्थ को देखा। वो दिल्ली गए, दिल्ली के भी यथार्थ को देखा। जब दिल्ली गए तो उनको लगा कि एक कविता उन्होंने लिखी, रेशमी नगर, दिल्ली की चकाचौंध को देखकर दिनकर चकित हो जाते हैं। कभी बाप रे क्या है, ये लगता ही नहीं है कि हमारे ही देश की राजधानी है ये। हमारे गांव का यथार्थ एक ढंग का और इस महानगर का यथार्थ दूसरे ढंग का। भारत का यह रेशमी नगर बन गया एक नेता मैं भी तो बंद सुनो। मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूं, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों का बोझ किसी भी दिशा सहता हूं। आप देख लीजिए फर्क, कितना फर्क कर रहे हैं। जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों का बोझ किसी विधि सहता हूं। चांदनियों का बोझ किसी विधि सहने वाले लोगों की संख्या दिनकर के समय की संख्या से आज सैकड़ों गुना बढ़ गई है। दिल्ली की चकाचौंध न जाने कितने और महानगरों में व्याप्त हो गई है। उस चकाचौंध को दिनकर देखते हैं और एक तरह से लज्जित होते हैं। कहते हैं कि कृषक मेद की रानी दिल्ली, 2 दिन की ही बाल डांस में नाच हुई बेपानी दिल्ली। दिनकर की दिल्ली पर यह लिखी कविता अत्यंत मार्मिक है, जहां की जीवन का, भारत के जीवन का, गांव का यथार्थ दूसरा है। दूसरे ढंग से उसको हम देख रहे हैं। वह अपनी ओर खींच रहा है कवि को, लेकिन उसकी आंखें इधर जब देखती हैं तो बड़ी निराशा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। कोई भी कवि महाकवि तभी बनता है मित्रों, जब वह अपने जमाने के दुख दर्द से जुड़ा होता है। उसको अगर अपने जमाने का दुख दर्द व्याप्त नहीं होगा तो उसकी कविता में जान नहीं आएगी। सूरदास हो, कबीर दास हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो, ये सारे के सारे कवि, तुलसीदास का कहना क्या है, वो सारे के सारे कवि अपने युग से जुड़े हुए थे और अपने युग की समस्याओं से दो चार थे, उनको वाणी देते थे अपने ढंग से। अपने युग में जो संघर्षरत लोग थे, जिन हजार तरह की समस्याओं से घिरे हुए लोग थे, उनके दुख दर्द को अभिव्यक्ति प्रदान करते थे।
दिनकर के बारे में जैसा मैंने कहा, जिस चीज के बारे में ध्यान जाता है, मध्य वर्ग के जीवन को बहुत ढंग से अभिव्यक्त किया है। भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया और भारत पराजित हुआ मित्रों, तो यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक था। परशुराम की प्रतीक्षा जैसी कविता सामने आई उनकी उस दौर में, जहां की बहुत ही निर्मम होकर वो प्रहार करते हैं। वो उस तरह का स्वर उनका सुनाई पड़ने लगता है आजाद हिंदुस्तान में, जब वो आजादी के पहले अंग्रेजी ब्रितानी उपनिवेशवाद से लड़ते हुए जिस तरह का हुंकार उनकी कविता में सुनाई पड़ता था। दिनकर देखिए आप परशुराम की प्रतीक्षा में कहते हैं एक जगह, घातक वह जो चीन में भारत की चीन के हाथों भारत की जब पराजय हो जाती है मित्रों, तो उनका क्रांतिकारी मन अपने को रोक नहीं पाता है। उनके कारणों की तलाश में जब जाते हैं तो पाते हैं कि हमारी नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। भारत की जो यह दुर्दशा हुई, भारत की जो पराजय हुई है, यह हमारे कारण हुई है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और वो उंगली रखते हैं, उंगली किस पर रखते हैं? प्रबुद्ध पाठकों को यह पता चल जाएगा। वो लिखते हैं अपनी कविता में, घातक वह जो देवता सदृश दिखता है। आप देख लीजिए कहाँ उंगली रख रहे हैं। ये 1960 का दौर है, 62 में चीन के हाथों भारत की पराजय होती है और उसके कारणों की तलाश करते हुए दिनकर संकेत करते हैं, घातक वह जो देवता सदृश दिखता है। कौन देवता सदृश था? भारतीय राजनीति के नवमंडल पर आप उस समय खोद लीजिए, देवता के समान किसकी पूजा होती थी, आप संकेत समझ जाएंगे। घातक वह जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है। यह दिनकर कहते हैं, एकदम क्रांतिकारी पुराना दिनकर जग गया। यह वही दिनकर है जो राज्यसभा में सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा था। ये दूसरा कार्यकाल ही उनका अंतिम कार्यकाल रहा। समझौता नहीं किया दिनकर ने अपनी कविता में, अपनी क्रांतिकारी कविता में अपने उस रूप को उपस्थित कर दिया जो अंग्रेजों से लड़ने के समय उपस्थित था। पुराना दिनकर जग गया और साफ साफ कह रहा है कि घातक वह जो देवता सदृश दिखता है। इसका परिणाम मित्रों ने, आलोचकों ने बताया है, साहित्य के रसिकों ने बताया है कि इसका एक परिणाम यह हुआ कि उनको राज्यसभा में सदस्यता का तीसरा काल देखने का अवसर नहीं मिला। 2 ही काल तक वो सिमट कर रह गए। इन पंक्तियों की बड़ी भूमिका है कि कोई भी सत्ता हो, कोई भी जो शासन व्यवस्था हो, अपने को चुनौती देने वाली देने वाली पंक्तियों को बर्दाश्त नहीं करती है कोई भी सत्ता। दिनकर को उस दौर में बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन दिनकर ने अपने ओजस्वी स्वर को नरम नहीं होने दिया, जरूरत पड़ने पर उसे अभिव्यक्त किया। दिनकर की कविता के तमाम आयामों को खोलने का प्रयास जरूर होना चाहिए और उसी तरह का प्रयास मैं भी कर रहा हूं आप लोगों के साथ। लेकिन जाहिर है कि ऐसे प्रयास की सीमा है। मैंने आरंभ में ही कहा कि सभी आयामों पर तो चर्चा क्या की जा सकती है, सभी आयामों का तो नामोल्लेख भी ढंग से नहीं किया जा सकता है। एक एक कविता का भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। 1-2 चीजों की चर्चा करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। दिनकर की एक कविता है मित्रों, मुझे बड़ी पसंद है। उसका शीर्षक है कवि की मृत्यु। कवि की मृत्यु शीर्षक कविता में कहते हैं वे, जब गीतकार मर गया चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी कफन बन जाने को, मलयालिन ले सबको कंधों पर उठा लिया, वन ने भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को। गीतकार के मरने पर, कवि के अवसान पर पूरी प्रकृति किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। मुझे लगता है कि यह बेहतरीन कविता है। कविता की ताकत को वर्तमान संदर्भ में भी इतने ढंग से अभिव्यक्त करने वाली कोई दूसरी कविता मेरे ध्यान में नहीं आई है। उसी कविता में कहते हैं
दिनकर नारियां बिलखने लगी। बांसुरी के भीतर जादू था, कोई अदा बड़ी मत वाली थी। चिंतन में भी थी नमी, आग से भरे हुए गीतों में भी कुछ चीज रुलाने वाली थी। आप देखिए, कवि के गीतों में एक तरफ आग भरी हुई थी, आग की चिंगारियां निकल रही हैं, लपटें निकल रही हैं। जिस कवि की कविता से आग की लपटें निकलती हों, उसी कवि की कविता से बांसुरी के स्वर भी फूट रहे हैं। आग से भरे हुए गीतों में भी कुछ चीज रुलाने वाली थी। आग से भरे हुए गीतों में कौन सी चीज है जो दिनकर की कविता में रुलाने वाली थी? जैसा मैंने संकेत किया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनकी कविता में जो रुलाने वाली हैं, जो मन मस्तिष्क पर छा जाने वाली हैं। आप देखिए कि अगर केवल क्रांति धर्म कविता से साहित्य भरा रहेगा तो हमारे आपके मन को वह संतोष नहीं होगा। केवल क्रांति से हमारा जीवन नहीं चलता है। हमारे जीवन में सुख है, दुख है, हर्ष विषाद है, करुणा है, रंगीनियां है, माधुर्य है, वो सारी चीजें हैं। दिनकर की कविता में एक तरफ क्रांति की ज्वाला है, दूसरी तरफ रुलाने वाली भी कोई चीज है, करुणा का स्वर भी है। इस तरह की करुणा का स्वर दिनकर की कविता को और प्राणवंत बनाता है और जीवंत बनाता है। मैं समझता हूं कि दिनकर पर हम जब भी बात करेंगे, जब भी चर्चा करेंगे उनकी कविता पर, तो कहीं न कहीं हमको एक बात ध्यान में रखनी होगी। वहीं कहते हैं एक जगह, जीवन का अर्थ खोजते हुए दिनकर क्या कहते हैं, जीवन का उनका दर्शन क्या है, इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है वह दर्शन। उनकी चर्चा करके मैं अपनी बात को पूरा कर लूंगा। फूलों पर आंसू के मोती, फूलों पर आंसू के मोती। आप देखिए मित्रों, ध्यान रखिएगा, आंसू के मोती कहां पर हैं? फूलों की पंखुड़ियों पर आंसू के मोती हैं। एक तरफ फूल, दूसरी तरफ आंसू। और अश्रु में आशा, फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की ऐसी नपी तुली परिभाषा। मिट्टी के जीवन, जीवन मिट्टी का है, कहने की जरूरत नहीं है। शीतजल पावन गगन, पावक गगन समीरा, सब हम लोग जानते हैं। मिट्टी के जीवन की ऐसी नपी तुली परिभाषा, दिनकर के ये शब्द हैं, दिनकर की कविता की ये पंक्तियां हैं। फूलों पर आंसू के मोती, खूब वैभव है, जबरदस्त फूल खिले हुए हैं, वैभव ठिकाना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उस पर आंसू के मोती भी अटके पड़े हैं। इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। और अश्रु में आशा, भयानक से भयानक विपन्नता में भी, भयानक से भयानक अभाव में भी आशा है, उम्मीद है। उम्मीद की कुछ किरणें हैं। मनुष्य का जीवन उन किरणों को देखते हुए बीत जाता है। और मुझे लगता है कि दिनकर अपने बहुत ही ढंग से, अपने सशक्त अंदाज में कह देते हैं, जीवन, मिट्टी के जीवन की ऐसी नपी तुली परिभाषा, ऐसी परिभाषा। जीवन को इस ढंग से देखने वाला कवि, जो हर्ष में विषाद में, केवल हर्ष में जीवन को नहीं देख रहा है, केवल विषाद में जीवन को नहीं देख रहा है, केवल मृत्यु में जीवन को नहीं देख रहा है, केवल अमरता में जीवन को नहीं देख रहा है। यह मिली जुली परिभाषा जीवन, यह जीवन क्या है मित्रों? तो यह इन सब से मिलकर बना हुआ हमारा जीवन है। ऐसे जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए कवि हैं दिनकर। आधुनिक काल के कवियों में दिनकर अपनी मिट्टी से, अपनी परंपरा से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि हिंदी साहित्य को ऐसे कवि की उपस्थिति पर गर्व होता है। और जैसा मैंने निवेदन किया कि भूमंडलीकरण के इस दौर में भी, भूमंडलीकरण के इस चरण में भी अपने बीच इस कवि को पाकर, इस कवि को स्मरण कर
हिंदी साहित्य जगत अपने को धन्य मानता है। हम सब लोग आज सचमुच धन्य हैं कि विश्वविद्यालय के गांधी और शांति अध्ययन विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के बहाने हमने दिनकर को स्मरण किया, स्मरण करने का प्रयास किया। और जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया था, विविध आयाम, उन विविध आयामों में से कुछ आयामों की एक छोटी सी झलक मैंने दिखाने का प्रयास किया है। मुझे दाग देहलवी की 2 पंक्तियों से अपनी बात पूरी करनी है। आपकी अनुमति से मैं वो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। दाग देहलवी बहुत बड़े शायर थे अपने जमाने के। उन्होंने एक जगह लिखा, और वह बात कवियों पर लागू होती है। लागू इस रूप में होती है, किस रूप में होती है आप देखिए। सब लोग जिधर हैं वो उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर हैं वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। तो देखने वालों की नजर, कवि देखता है, कवि को देखता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये और सुखद है कि देखने वालों की नजर को अपने ढंग से, विज्ञान के चश्मे से, आधुनिकतम चश्मे से देखने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह भी इस पटल पर मौजूद हैं। मुझे सचमुच बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच दिनकर की कविता के कुछ आयामों को खोलने का प्रयास करते हुए, लघु प्रयास करते हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सबको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य को राजनीति का अनुचर न मानने वाले, उस प्रसंग को याद किया जा सकता है कि जब नेहरू लड़खड़ाते हैं और वहां दिनकर जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो जीवन भर उन्होंने साहित्य का अनुचर नहीं माना। तो साहित्य का अनुचर न मानने वाले दिनकर जी मूलतः 20वीं सदी को जिस नए ढंग और शब्दावली की जरूरत थी, अनेक कवि पैदा हुए, अनेक लेखक भी पैदा हुए, उनमें से वो एक है। और ठीक वैसे ही 21वीं सदी को जिस तकनीक की जरूरत थी, वह तकनीक हम लोग के सामने गूगल मीट के रूप में उपलब्ध है। और गूगल मीट का ही एक कमाल है कि बनारस, गाजीपुर, भागलपुर, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता सभी लोग एक साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इस तकनीक का भी मतलब कुशल योगदान है ही है। और बहुत ही छोटी सूचना पर, मैंने बहुतों को मैंने सूचना जानकर भी नहीं दी, जरूरत नहीं समझी। मैंने कहा पहले ही कहा कि स्वांतः सुखाय दिनकर गाथा टाइप चल रहा था ये कार्यक्रम, फिर भी अनेक लोग जुड़ गए और उन सभी लोगों का धन्यवाद। औपचारिक धन्यवाद के लिए हमारे बीच हैं प्रोफेसर यमके सिंह जी। जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो प्रख्यात नेत्र चिकित्सक हैं और आजकल एक सासाराम में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर भी हैं। आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि मतलब उर्वशी उनके बैग में हमेशा, कभी भी आप उनका बैग टटोलेंगे तो जो आला वगैरह है वो आला तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ उर्वशी भी जरूर मिलेगी। आला और उर्वशी जहां मिल जाए जिस बैग में, आप समझ लीजिए कि वह बैग प्रोफेसर यमके सिंह जी का है। तो औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं प्रोफेसर यमके सिंह जी से आग्रह करूंगा और साथ ही चाहूंगा कि अगर उर्वशी की 2-4 पंक्तियां भी अगर सुना देंगे तो हम लोगों का और आनंद आएगा। धन्यवाद मनोज जी, इतने सुंदर वर्ड शब्दों के लिए। तो इस धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सबसे पहले हमारे मुख्य वक्ता के सिंह साहब, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके इतना सुंदर, इतना मर्मस्पर्शी व्याख्यान दिया है कि दिनकर के सभी पक्षों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं तो भावुक हो जाता हूँ दिनकर को पढ़ते समय, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाता दिनकर के बारे में जो है। तो मुझे, मैं उसका विद्यार्थी भी नहीं, मैं पढ़ता हूँ अपनी रुचि के लिए। लेकिन हम लोग हमेशा इधर 3-4 साल से दिनकर की जयंती पर एक छोटा मोटा कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और सबसे ज़्यादा सहयोग हमको मनोज राय जी का मिलता है। जब इनसे अनुरोध करते हैं, हमें उनको स्मरण करता है, इनकी व्यवस्था कर देते हैं। 3 साल पहले जब मैं काशी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहा था तो मैंने कहा एक यहाँ पर प्रोग्राम करते, फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक प्रोग्राम किया। पिछले साल हम वहाँ के ही हॉस्टल में जाके हमने प्रोग्राम किया। इस बार हम क्योंकि सासाराम में थे तो हमने यहाँ से प्रोग्राम किया। मनोज जी का हमेशा सहयोग रहता है और मुझे उनको स्मरण करने का एक मौका मिलता है। मैं समझता हूँ कि मेरी जीवन की भी सार्थकता इसमें है।
तो मैं इतने सुंदर आपने उनके दिनकर जी के बारे में बोला कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत प्रेरित हुआ आपके व्याख्यान से। और मनोज रियाज जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे आग्रह को स्वीकार करके हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में का आयोजन करते रहते हैं। मैं तभी सभी लोगों से, हमारे सामने देखिए गंगाधर राय साहब की तस्वीर आ रही है, कैलाश झा की तस्वीर आ रही है, रमाकांत राय साहब थे, उन सबको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के सभी कार्यक्रमों में वो हमसे जुड़ते रहते हैं और हम लोगों को के प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। तो जहां तक दिनकर जी की उर्वशी की बात थी, तो क्योंकि अब समय का प्रवाह आगे जा रहा है, हम विदा होना चाहते हैं, तो एक विदाई की कविता है। उसमें विदाई क्या है कि जब आप जानते हो उसके पात्र जो हैं, जब पुरुरवा और उर्वशी अब उनको श्रापग्रस्त है कि हमको अगले दिन बिछड़ जाना है, वो रात है, तो पुरुरवा कितनी अच्छी शब्दों में अभ्यर्थना करता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत जगह बोलता हूँ, वो समय को रोकने की कितनी अच्छी बात है उसकी। वो कहता है कि रुको समय सरिते पल अनुपल काल सकल घटिकाऊं, इस प्रकार आतुर उड़ान भर कहाँ तुम्हें जाना है, कहीं समापन नहीं ऊर्ध्वगामी जीवन की गति का, काल पयोनिधि का त्रिकाल में कोई कूल नहीं है, कहीं कुंडली मार बैठ जाओ नक्षत्र निलय में, मत ले जाओ खींच निशा को आज सूर्य वेदी पर। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी कल्पना, मैं बहुत साहित्य पढ़ा, मुझे इतना ही सुंदर व्याख्यान कि समय रुक जाओ, रात को सुबह की वेदी पर मत ले जाओ, इतनी अच्छी व्याख्या मुझे किसी साहित्य में पढ़ने को नहीं मिली। मुझे बहुत अनुप्राणित करता है। और जब भी आपने कहा कि राज्यसभा में वो तीसरी बार केवल इस वजह से नहीं हो पाए, तो उसी उर्वशी में उन्होंने लिखा है कि नरकाभूषण विजय नहीं, केवल चरित्र उज्जवल है, कहती है नीतियां जिसे भी विजयी समझ रहे हो, नापो उसे प्रथम उन सारे प्रकट गुप्त यंत्रों से, विजय प्राप्ति क्रम में उसने जिनका उपयोग किया। तो गांधी के उस दर्शन को कि साध्य पूज्य नहीं होना चाहिए, साधन पूज्य होना चाहिए, उसको इतनी सुंदर पंक्तियों में उन्होंने किया। तो मैं उर्वशी को, वो काम जो मानते हो, अध्यात्म जो मानते हो, मैं उसको पवित्र प्रेम और हमारे अंदर जो भाव होते हैं उसकी साक्षात उसकी अनुभूति कहाँ होती है, वो मुझे उर्वशी में मिलती है। मैं उसका बड़ा पाठक रहा हूँ, मुझे सही में उर्वशी पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और मैं जो MBBS का छात्र था, सर बताऊं, मैं तब से उर्वशी पढ़ता रहा हूँ, लंबा समय हो गया। तो आप सब लोग ने इसमें भाग लिया, इतने अच्छे व्याख्यान के लिए मैं पुनः KK सिंह साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मनोज राय जी से अनुरोध करूंगा कि उसकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो हम लोग को जरूर उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही सभी लोगों को दिनकर जी की जयंती की ढेर शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम के अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद। आपका भी धन्यवाद। दिनकर की लोकप्रियता और हमारे कुलपति महोदय की पाठ करने की लोकप्रियता या जो पढ़ाने की जो शैली है उसकी लोकप्रियता के कारण इतने लोग जुड़े, इसके लिए कुलपति जी का विशेष विशेष धन्यवाद। और सामने जो महादेवी वर्मा कक्ष में बैठे हुए अध्यापक गण, शोधार्थी गण, आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम उपस्थित होकर के हमें अभिभूत कर दिया है। और अभिभूत तो किया ही है, बल्कि निःशब्द कर दिया है। आप सबों को मैंने अपनी ओर से सूचना नहीं दी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। पर जैसा भी बताया कि मैंने कि भाई स्वांतः सुखाय, तो ये सारा कार्यक्रम हम और हमारे आदरणीय बड़े भाई प्राय हम लोग स्वांतः सुखाय ही ये काम करते हैं। इसमें आप सबों का भी सहयोग मिला, तो आप लोगों का विशेष धन्यवाद। और लोग जो गूगल मीट से जुड़े हुए हैं अनेक शहरों से, आप उन सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। फिर अगले वर्ष फिर भेंट होगी। नमस्ते। नमस्ते। चल, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सबको, सबको बहुत बहुत